नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने रीट लेवल 1 के लिए गणित की कक्षा आरंभ की थी और उनमें लगभग काफ़ी कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में हम जो 2021 का प्रश्न पत्र है उसे हल करेंगे। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और एक विशेष बात यह है कि हमने जो 2022 का प्रश्न पत्र हल किया था ना, उसके अंदर जो पीछे 10% रह गए थे वो हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास एंड हो गई थी, तो अब हम इसमें वो देख लेंगे। सबसे पहला सवाल है, अनावसनीय आवर्ती संख्या ये दे रखी है 0.123 बार, है ना। ये बार यहाँ नहीं, बार इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो 0.123 बार, तो इसे हल कैसे करना है मैंने कहा पहले तो ये इसको एज इट इज लिखो। अंक है उसको एज इट इज लिखो। आपने लिख दिया एज इट इज तो हो गए 123। फिर उन अंकों को लिखो जिन पे बार नहीं है, उनको इनमें से घटाना है। बार नहीं है वो वाला अंक कौन है भाई, जीरो पर शामिल कर दो, यहाँ भी जीरो शामिल कर दो। तो ये आप कहोगे पहले तो इन सभी अंकों को एज इट इज उतारा, फिर जिन अंकों पर बार नहीं था उन्हें इनमें से घटा दिया, बट्टा। अब भाग में क्या आएगा कि जितने अंकों पर बार है उतने तो 9, एक अंक पर बार है तो 1 9, 2 पर होता तो 2 9। अब फिर 9 का बार का तो खेल खत्म। फिर दशमलव के बाद इतने कितने अंक है जिन पर बार नहीं है, उतने जीरो आएंगे। आपने कहा 2 अंक है जिन पर बार नहीं है तो 2 जीरो आएंगे। फिर 123 में से घटाना है 12 को, तो पीछे बचेंगे हमारे कितने, एक एक एक, यानी 111 बट्टा 900। कहीं आपको 111 बट्टा 900 नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इसको और सरल किया है। सरल कैसे करेंगे, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि एक अंक क्या है, 1 है। तो फिर 3 से देखते हैं, अंकों को जोड़ो, 1 1 1 3, यानी 3 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, और 900 में तो अल्टीमेट जाता ही है। तब आप कहोगे 111 के अंदर 3, 111 में 3 का भाग गया 3 बार, ये इसमें पीछे बचे 2 21 7 बार, और 900 में गया 300 बार। तब आप कहोगे 37 बट्टा 300, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इसका जो भिन्न होगी इस अनावर्त आवर्ती से अनावसनीय आवर्ती संख्या की जो भिन्न होगी ना, वो क्या होगी, 37 बट्टा 300। आगे देखो, 50 पैसों के 16 सिक्कों का मूल्य है। अब 50 पैसों के 16 सिक्का यानी कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए, 8 रुपए। क्योंकि हमें पता है भाई, 2 सिक्के होते हैं 50 पैसों के, 2 सिक्के होते हैं किसके, 50 पैसों के, तो उसका मूल्य कितना होता है, 1 रुपये होता है। फिर 4 सिक्कों का 2 रुपये, 3 4 फिर 6 का 3, तो ऐसे आप करोगे ना तो 16 सिक्कों का कितने रुपये आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। फिर इनमें से आपको बताना है किस में 8 रुपये हो रहा है। अब आप कहोगे 1 रुपये के 4 सिक्के यानी कि 4 रुपये, प्लस 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए। और हमें कितने रुपये चाहिए, 8 रुपये चाहिए। 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कितने रुपये, 6 रुपये, प्लस 25 पैसों के 8 सिक्के यानी कितने रुपये, 2 रुपये। तो कितना आंसर आ गया, 8 आ गया, और हमें क्या चाहिए, 8 ही चाहिए था। और वैसे आप इनको भी चेक कर सकते हो, 2 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 6 रुपये, प्लस 25 पैसों के 6 सिक्के यानी कि 1 रुपया, प्लस 50 पैसे। तब आप कहोगे ये तो 7 रुपये और कितने हो गए, 50 पैसे हो गए। हमें तो कितने रुपये चाहिए, 8 रुपये चाहिए। फिर अगला है 2 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 4 रुपये, प्लस 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, तो टोटल कितने रुपये हो गए, 7 रुपये हो गए। और हमें कितने रुपये चाहिए, 8 रुपये चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, एक दे रखी संख्या जो हमारी मिश्र पिन है, ये दे रखी -1 सही 3/5, माइनस कोष्टक 2 सही 2/3, -4 सही 5/6। इसे आपको हल करना है। तब आप कहोगे सबसे पहले तो इस मिश्रित भिन्न को मैं किस में बदलूंगा, अनुचित भिन्न में बदलूंगा। और कैसे बदला जाता है कि यहाँ तो होता है गुणा और यहाँ होती है जोड़, यहाँ भी गुणा और यहाँ होगा जोड़, यहाँ गुणा और यहाँ जोड़। ये माइनस का तो आप रखो माइनस, फिर 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 एकम 5, और उसमें 3 जोड़ो, कितने हो गए, 8, तो ये हो गया 8/5। अब देखो ये संख्या माइनस और ये प्लस, तो किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अब करवा दो गुणा, पहले तो सिन का खेल, कोष्टक का मतलब गणित में होता है गुणा। अगर यहाँ कोई अंक होता 2 तो 2 का गुणा भी साथ में करवाते, अंक होता 3 तो इनका गुणा भी करवाते। अब यहाँ अंक नहीं है, केवल सिन है, तो सिन का गुणा करें हमने, ये माइनस का और ये प्लस का। और आपको पता है गणित में माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और अब इसे सरल करो, 3 गुणा 2 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि 8/3। अब माइनस का गुणा होगा किसके साथ, इस माइनस के साथ, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, कोष्टक है।
तो आपने कहा माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसे सरल करो आप, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 कितने हो गए, 24 में 5 जोड़ो कितने हो गए, 29, यानी कि 29/6। अब आप कहोगे ये जोड़ बाकी है बिनों की, और बिनों की जोड़ बाकी के लिए हम लेते हैं लसअप। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि 5, 3 और 6 का लेना है हमें क्या, एलसीएम। कैसे लेते हैं, एक साथ गुणनखंड करके। आप कहोगे 5, 3, 6 का एक साथ करो, 2 का जा रहा है, दो एक बार जा रहा है, तो एक अंक एक संख्या में भी जाता है तो भी आपको देना है। आपको 6 के अंदर जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। अब इसमें किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या 3, 3 का जा रहा है तो देखो 5 में नहीं जा रहा तो एज इट इज 3 में एक बार और 3 में एक बार। अब इनमें से किसी में 3 का नहीं जा रहा है तो अगली अभाज्य संख्या, और कौन है अगली अभाज्य संख्या, 5, तो 5 का गया एक बार, एक का एक, एक का एक, यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो कौन आएगा, इन सब का गुणनफल, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 6, 6 गुणा 5 कितने हो गए, 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तब आप कहोगे इसका जो एलसीएम आया वो तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब ऊपर कौन आएगा, आप कहोगे -8 तो आएगा, और इसके गुणनफल में इसके नीचे वाले हर का भाग जब हम एलसीएम में देंगे जो भागफल होगा उससे करवाना गुणा। तो 5 का भाग 30 में गया 6 बार, तो -8 गुणा 6। अब ये माइनस है तो ये -8 गुणा 3 का भाग दिया 30 में 10 बार, प्लस तो प्लस 29 गुणा 6 का भाग दिया 30 में 5 बार। अब आप कराओ इनका गुणा, ये तो हो गए 48 -80 प्लस ये हो गए 145 बट्टा 30। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे करो, 45 प्लस कर रख दो आगे, फिर इन माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दो, तो 80 और 48 कितने हो गए, -128 बट्टा 30। अब आप 145 में से 128 को घटाओगे तो पीछे कितने कितने बचेंगे, 5 में से 8 जाएगा नहीं, इससे उधार ये 3 और ये 15, 15 में से 8 गए पीछे बचे 7, 3 में से 2 गए पीछे बचा 1, और 1 में से 1 गए पीछे बचा 0, और नीचे बच गए 30, यानी कि 17/30। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, पी ने 9000 का ऋण, ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारा क्या है, मूलधन, 8.5% की दर से, ये हमारी दर है, साधारण ब्याज से 2 वर्ष और 8 मास के लिए दिया, तो उसे कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। जो पुनः राशि लौटाएगा वो सदैव क्या लौटाता है, मिश्र धन लौटाता है, मिश्र धन लौटाता है, यानी कि जो उसने लिया है मूलधन वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, और उसके साथ में मूलधन पर जो ब्याज है वो भी लौटाएगा, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारे पास पड़ा है, कितना पड़ा है, 9000। अब हमें ज्ञात करना है ब्याज, और ब्याज इसके अंदर रखेंगे तो हमें वो राशि मिल जाएगी जो वो वापस लौटाएगा, या फिर हमें कौन मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तब आप कहोगे सबसे पहले मुझे निकालना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है फॉर्मूला, आप कहोगे मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। आप कहोगे मूलधन तो मेरे पास पड़ा है कितना, 9000, ठीक है। समय देखो, समय के लिए यहाँ फेर बदले, देखो समय दिया है कितना, आप कहोगे सर समय तो दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष तो पूरे पूरे। अब दर है कौन सी, मासिक दर होगी ना, या लिखा नहीं है तो फिर होगा यहाँ लिखना होना चाहिए, या फिर अंडरस्टूड होता है, सॉरी दर कौन सी है, वार्षिक है, अंडरस्टूड होता है वार्षिक दर है ना, लिखा नहीं हो तब आपको मानना है कौन सी दर है, वार्षिक दर है। आपको दर तो वार्षिक है, तो समय किस में आएगा, वर्षों में आएगा। तो 2 वर्ष तो दिया है, 8 मास, तो महीनों को साल में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं। तो 2 + 8 बट्टा 12। सबसे पहले इसको सरल कर दो ताकि जोड़ने में आसानी होगी। तो इसके अंदर 4 का भाग 2 बार और इसके अंदर 4 का भाग 3 बार, यानी कि जो समय आएगा वो आएगा 2 + 2 बट्टा 3। इसे आप जोड़ दो, इसके हर में कोई नहीं, मतलब कौन है, 1 है, तो 1 और 3 का लसअप आ गया 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, और 2 × 3 हो गए 6, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 × 2 हो गए 2। अब आपको 6 और 2 8 बट्टा 3 वर्ष। जो समय आएगा वो हमारा क्या है, 8 बट्टा 3 वर्ष है। तो आपने कहा सर समय की जगह तो मुझे लेना है क्या, 8 बट्टा 3 गुणा दर कितनी है, 8.5 बट्टा 100। अब आपको बताइए इसके भाग में कोई नहीं, मतलब 1 है, अब इसको ऐसे हल किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली इसे आप काट सकते हो, इसके अंदर 3 का भाग 1 बार और इसके अंदर 3 का भाग 3000 बार, ठीक है। अब आप कहोगे 3000 गुणा 8 गुणा 8.5 बट्टा 100। अब आप दशमलव हटाओगे तो 1 0 नीचे आ जाए, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे हर में लगते हैं, तो एक अंक है तो 1 0 लगे। अब आप कहोगे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो
ऊपर बचा 3 गुणा 8 गुणा 85। अब आप करवा दो गुणा, ये तो हो गया 24 गुणा 85। अब आप 24 को करवा दो किससे गुणा, 85 के साथ करवा दो गुणा, 24 का गुणा 20 असल के 2, 32 और 2 34 गुणा 10 असल के 1 16 और 1 17। आप कहोगे 0 4 0 असल के 1 2040। तो हमारा जो ब्याज आएगा ना वो तो कितना आ गया 2040 रुपये। तो आपने कहा वो लौटाएगा वापस मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 9000 रुपये और जो ब्याज है वो हमारा कितना है 2040 रुपये। अब आप जोड़ दो, 9 और 2 11,040 रुपये। तो जो वापस राशि लौटाएगा वो कितनी लौटाएगा 11,040 रुपये वापस लौटाएगा। आगे देखो 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर, एक ऐसा कागज है आयताकार है, ठीक है, इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर ना, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन के एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बना लिया जाता है। फिर इसको मोड़ा और इसे बना लिया एक 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन। एक ऐसा बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब आप कहोगे मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो जो ये लंबाई है ना, ये लंबाई ये जो बेलन के नीचे वर्त बनाना इस वर्त की परिधि के बराबर है। देखो तो जो बेलन सॉरी आयताकार कागज की लंबाई है ना, वो लंबाई क्या बन गई, बेलन में बने वृत्त की परिधि बन गई, वृत्त की परिधि बन गई। अब आप कहोगे सर लंबाई तो कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी कि 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर। दोनों तरफ समान संख्या कट जाएगी, पीछे बचा 1 बराबर 2 गुणा 1 गुणा आर बटा 7। अब 7 इस तरफ भाग में है तो इस तरफ आएगा तो गुणों में, तो 7 गुणा 1 हो गए 7, 2 इस तरफ गुणों में तो इस तरफ आएगा तो भाग में। आप कहोगे 7/2 बराबर आर, यानी आर का मान मिल गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें प्रश्न में आर नहीं पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमारा होता है 2 पाई आर एच। आप कहोगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी अभी हमने निकाला कितना आया है 7/2, और जो बेलन की ऊंचाई है वो प्रश्न में दी गई है, कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो गुणा 4। आप कहोगे सर 7 से 7 तो कैंसिल आउट। अब 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, या फिर 2 से 2 आप ऐसे भी काट सकते हो, 2 गुणा 22 गुणा 2। अब करवा दो गुणा, 2 गुणा 22 44 और 44 गुणा 2 88। अब क्षेत्रफल है और राशि सेंटीमीटर में, तो किस में आ जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, तो 88 सेंटीमीटर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा क्या है इसमें राइट है। नेक्स्ट देखो कि दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करती है, ये ए बी और सी डी रेखाएं ओ पर काट रही, ठीक है। ओ ई तथा ओपी कोण, देखो ये कोण लिखा है ना, यहाँ कोण का मतलब ऐसा सिंबल है यहाँ पे ना, कोण कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी के समद्विभाजक है कोण ओ ई। ये जो ओ ई रेखा दिख रही है ना, वो कोण बी ओ डी को 2 भागों में बांट रही है। तब आप कहोगे सर ये तो मान 25 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी कितना रहा होगा 25 रहा होगा, तभी तो 2 भागों में बांटा है, ठीक है। ये कोण मिल गया हमें 25। और कोण सी ओ बी, ये रहा कोण सी ओ बी, इसकी समद्विभाजक कौन है ओ एफ है। अब हमें पता नहीं ये कोण कितना है एक्स है, तो ये भी कोण कितना है एक्स है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है समद्विभाजक कोण है। अब आपको कोई कहे कि कोई रेखा एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इसमें ए डी रेखा कोण ए का समद्विभाजक है और ये मान दे रेखा 40, तो ये भी कितना होगा 40 होगा, ऐसे मतलब टोटल 80 है और उसको 2 भागों में बांट दो 40 और 40। तो उसी प्रकार से इस समद्विभाजक रेखा ने भी इस यहाँ पर बने कोण को 2 भागों में बांटा है, तो ये 25 है तो ये भी कितना है 25 है, ये हमें पता नहीं है तो ये भी हमें पता नहीं है एक्स, तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। अब प्रश्न में पूछा है कि कोण सी ओ एफ का मान, देखो कहाँ है सी ओ एफ, यानी इस वाले कोण का मान हमें प्रश्न में पूछा है सी ओ एफ का। तब आप कहोगे सर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सी डी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, तो सी डी रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये देखो सी डी रेखा के एक तरफ बने कोण है, इन सब का योग कितना होगा 180 होगा, यानी कि x प्लस 25 प्लस 25, तो उनका योग हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब आप कहोगे x और x तो हो गए 2x
25 और 25 हो गए 50 बराबर 180। हमें चाहिए x का मान। 50 इस तरफ प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के, तो ये हो गए 50 माइनस, तो 2x बराबर ये पीछे कितने बचे 130। अब हमें चाहिए x का मान, तो ये 2 इसके गुणों में, तो उस तरफ जाएंगे तो भाग में, तो 130 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 65 बार। यानी जो x का मान आया वो कितना आया 65 आया। यानी ये कोण 65 डिग्री और ये भी कितना है 65 डिग्री। और हमें ये कोण पूछा है COF, तो COF का मान कितना होगा 65 डिग्री होगा। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ये है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान यानी वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना 6400 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भुजा स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसका मतलब भुजा स्क्वायर का मान कितना है 6600 है, तो क्या मैं 6600 को ऐसा लिख सकता हूँ भाई ये किसका वर्ग है। आप कहोगे सर ये 80 इसका वर्ग है, यानी 66 किसका वर्ग है 8 का। अब 0 का वर्ग डबल 0 होता है, 0 का वर्ग डबल 0 और 66 है 8 का वर्ग, इसका मतलब कितना किसका वर्ग है 80 का। बराबर के दोनों तरफ वर्ग होगा तो कट जाएगा, तो जो भुजा का मान आया है वो हमारा कितना आया है 80 मीटर आया है। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा है कि इस मैदान की परिमिति पर 5 सकर लगाने पर तय दूरी होगी। ये देखो एक वर्गाकार मैदान है कोई, ठीक है। अब इसकी परिमिति पर कोई दौड़ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ किया किसी ने 1 सकर, तो 1 सकर में कितनी दूरी तय करेगा जितना वर्ग का परिमाप होगा, यानी जितनी वर्ग की भुजाओं का माप है उतनी करेगा। फिर दोबारा वो 2 चक्कर करता है, फिर 3, ऐसे ही वो कितने चक्कर लगाते हैं 5 चक्कर लगाता है। तब आपको लिखना है कि 1 चक्कर में जो तय दूरी होगी ना, 1 चक्कर में तय दूरी वो बराबर होगी किसके वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के। अब आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा का मान अभी अभी आपने निकाला कितना है 80 मीटर। तो 4 गुणा, सबसे पहले 4 का गुणा करा दो 8 के साथ, कितने हो गए 32। अब पीछे 1 0 है तो 1 0, 2 0 होते 2, 3 होते तो 3, यानी कि 1 चक्कर में तय दूरी कितनी होगी 320 मीटर। जबकि हमें 5 चक्करों में चाहिए, तो दोनों तरफ करवा दो 5 से गुणा। अब तब आप कहोगे 5 चक्कर में तय दूरी, 5 चक्कर में तय दूरी, तो आपने क्या किया 1 को 5 से करवाया गुणा, तो कितने चक्कर मिल गए 5 चक्कर। तो उस तरफ भी आपको किससे गुणा करवाना पड़ेगा 5 से गुणा, यानी कि 320 गुणा 5, तो 5 का 0 के साथ 0, 5 का गुणा 10, 2 के साथ तो 10, असल के 1, 15 और 1 16, यानी कि जो 5 चक्कर में तय दूरी होगी वो कितनी होगी 1600 मीटर। अब यहाँ कहीं आपको 1600 मीटर नहीं दिख रहा है, ये देखो ये किलोमीटर है ना, ऐसे किलोमीटर ऑप्शन में था, तो 1600 मीटर यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ है 1.6 किलोमीटर। तो ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर और फिर 600 मीटर में तो 0.6 किलोमीटर। तो इसे आपको बदलना आता है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर के सर 1/1000 किलोमीटर। अब हमें चाहिए कितने मीटर में 1600 मीटर में, दोनों तरफ का गुणा करवा दो 1600 से, तो 1600 मीटर बराबर 1600/1000 किलोमीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 नीचे बचा तो 1 अंक बाद में दशमलव लगा दो, तो 1.6, 1 अंक बाद में मतलब 6 के बाद, तो 1.6 किलोमीटर। तो 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो कि 2 गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति भरने में लगी। आपने पढ़ा होगा एक वेग, पढ़ा है वेग क्या होता है दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ वेग को फेर बदल दिया है, वेग तो दिया है और यहाँ वेग आयतन बटा समय में दिया है, आयतन बटा समय दूरी है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आयतन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ जो वेग का मान है वो तो कितना है 20 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, बराबर आयतन। अब पानी का टैंक है तो उसका आयतन क्या होगा कि इनका करवा दो गुणा, पानी का टैंक मतलब घनाभ आकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुणा बी गुणा एस, तो ये एल है ये बी है और ये एस है। अब आप कहोगे ये भी मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर, मतलब क्या आ गया मीटर क्यूब आ गया बट्टा। अब क्या है समय होता है, तो समय हमें पता नहीं और समय में पूछा है, तब आप कहोगे सर 20 लीटर प्रति मिनट बराबर। अब आपको ये आपने पढ़ा होगा 1 मीटर क्यूब या फिर 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, एक में इतने होते हैं, तो इतने में कितने होंगे कि इसको गुणा करवा दो 1000 से तो उतने लीटर हो जाएंगे। तब आप कहोगे सर 2 गुणा 1.5 गुणा 1 गुणा 1000, अब 1000 से गुणा करवाते ये किस में बदला गया है लीटर में बट्टा समय,
ठीक है। अब आपको सर लीटर से लीटर तो कैंसिल आउट। अब 1.5 है तो इसके बाद में दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे भी एक जीरो आ गया। अब आप कहोगे सर एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट, तब यहाँ तो बचा 20 1/मिनट बराबर यहाँ कौन बचा 2 गुणा 15 गुणा 100 बट्टा समय। अब आपको इसे हल करना है। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 2 से 2 भी कैंसिल आउट, यानी कि अब इस तरफ करा दो गुणा, वज्र गुणा करवाना है आपका, 1 गुणा समय तो क्या हो गया समय हो गया बराबर 15 गुणा 10 और ये आ गया इधर मिनट। तब आपको 15 गुणा 10 मतलब 150 मिनट। अब 150 मिनट में क्या होता है 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट का 2 घंटा, पीछे बचे 30 मिनट और। तब आप कहोगे सर ये तो हो गया 2 घंटा और 30 मिनट, तो समय कितना लगेगा उसे 2 घंटा और 30 मिनट का। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था, ये हॉकबे ने कहा था। और ये हमने 2-3 बार इसी सेशन में मतलब पिछले जो हम प्रश्न पत्र कर रहे हैं उसी में इसको 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। अलग अलग भागों को जोड़ना ये सिद्धांत कहलाता है, ये सिद्धांत कहलाता है हमारा संश्लेषण, कि उनको जोड़ना। और अलग अलग भागों में बांटना वो कौन सा होता है विश्लेषण। प्रयोगशाला में करके सीखने की विधि है और परियोजना विधि में आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए जैसे उसके आधार पर आपको काम करना होता है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर नहीं, समस्या के कारणों की सही पहचान, भाषाई नियमों के ज्ञान पर और उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। समस्या के कारणों की सही पहचान के लिए उपचार यही तो होता है, सबसे पहले आपका होता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से आपके कमजोरी का क्षेत्र पता लगा जाता है, फिर उस कमजोरी के क्षेत्र को देखते हुए उसके लिए एक उपयुक्त शिक्षण योजना बनाई जाती है। उस उपयुक्त शिक्षण योजना का नाम क्या है, उपचारात्मक शिक्षण परीक्षण या योजना। आगे देखो गणित में मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम बताइए, कि मूल्यांकन करने से पहले आपको क्या क्या करना होता है। तो ठीक है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा आपके उद्देश्यों का चयन होगा, उद्देश्यों का चयन। फिर उद्देश्यों के चयन के बाद आपको परिस्थितियां पहचाननी पड़ेगी, ये आपका 2 नंबर। फिर ऐसे आप ऐसे लिखो ताकि आपको ध्यान 1 नंबर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे प्रश्नों की पकड़ के लिए आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आ रहा है 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर परिस्थितियों की पहचान, सबसे पहले आपको उद्देश्य निर्धारण करना, फिर परिस्थितियों की पहचान करना, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन करना, और मूल्यांकन विधियों का जैसे आपने चयन कर लिया फिर मूल्यांकन प्राविधियों का भी निर्माण करना पड़ेगा 5वां। और सबसे बाद में आपको परमाणुओं की व्याख्या करनी होगी कि आपने जितना पढ़ाया जो कुछ किया उसके आधार पर आपने जो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया था वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यानी कि सबसे पहले दूसरा कथन, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर 5वां और फिर चौथा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, पहला, दूसरा और पहला, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। आगे देखो कि किसी छात्र के नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है 306, 406, 408 और 4020। उसने इन्हें निम्न प्रकार से पढ़ा, 30 और 6 अलग अलग पढ़ लिया, 40 और 6, 40 और 8, 40 और 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। बिल्कुल ये कारण नहीं है उचित कारण। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है और उसका उपयोग भी कहाँ समझा, उपयोग कहाँ कर रहा है वो। स्थानीय मान का समझा होता तो ऐसे ऐसे पढ़ता 306, 3 सैकड़ा के स्थान पे तो 300 पढ़ता। फिर छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी उचित कारण नहीं। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, नहीं समझ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये देखो 2 अंक की पढ़ रहा है ना, 40, 20, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो 14 प्रश्न है ना, 14 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 1 लाख। सबसे पहले 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 1 के पीछे कितने जीरो, 7 जीरो, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर है 1 लाख यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, ठीक है। फिर 1000 यानी कि 3 जीरो, ठीक है। फिर 101, 100 मतलब 2 जीरो, फिर 1, 1। अब आपको इसका अंक की मान लिखना, मतलब इन सबको जोड़ना है। तो 1 का तो 1, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0 और 1 का 1, यानी कि 1 0 1 0 डबल 1 0 1। कहाँ है ये 1 0 1 0 डबल 1 0 1। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से कर सकते हो कब, जब आपको पता होगा
कि किस में कितने जीरो होंगे, बस जीरो लगा दो उस अंक के पीछे और उन सबको ऐड कर लो। और लिखने का तरीका यही होना चाहिए, यहाँ से ना ऐसे इस तरफ से लिखना, ऐसे ऐसा नहीं कि आप यहाँ लिख रहे हो ऐसे यहाँ से शुरू कर दिया ऐसे हो, इस एक को यहाँ ले, फिर एक के पीछे 5 जीरो, फिर एक के पीछे 3 जीरो, एक के पीछे 2 जीरो, गलत हो जाएगा भैया ना। आगे देखो, यदि एक संख्या दे रखी हमें 3 1 P 5, 3 का गुणज है जहाँ P दाई का अंक है, बिल्कुल दाई का अंक हमें भी दिख रहा है, तो P का अधिकतम मान कितना होगा। अब 3 का गुणज है मतलब ये कोई एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, और 3 का भाग पूरा पूरा जाने की ट्रिक भी हमने पढ़ी है, अंकों को जोड़ो, अगर जोड़ में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इन अंकों को जोड़ो, 3 + 1 + 5 + P। अब आपको 3 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, ये तो हो गए 9 + P। अब P का मान आपको इसके अंदर रखना है, आपको सर मैं रख रहा हूँ 9, तो हो गए 18, 18 में 3 का भाग जाता है, हो सकता है P का मान 9, 3 रखो तो 6, 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए, जाता है बिल्कुल 12 के अंदर भी भाग, 6 रखो तो ये कितने हो गए 15 हो गए, जाता है बराबर 15 का, 5 रखो तो 14 हो गए, 5 तो आएगा ही नहीं। अब इनमें से हमें पूछा P का अधिकतम मान, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और पूछता सबसे छोटा मान है तो वो कौन सा हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता। आगे देखो, अब इसे सरल करना है और ये हमारा बोर्ड मास नियम से होगा, 12 × 33 - 25 भाग 5। क्या कहता है हमारा बोर्ड मास नियम, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर कहीं घात है उसे सॉल्व करो, फिर भाग दो, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। तो ये तो यहाँ दोनों है ही नहीं, ना तो कहीं कोष्टक दिख रहा है ना ही कहीं घात दिख रही है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भाग, तो सबसे पहले सॉल्व होगा भाग, तो यह भाग है ना, भाग है, भाग करो, आपको होगा सर 25 + 12 × 33 माइनस 25 के अंदर 5 का भाग गया, कितनी बार गया 5 बार गया। अब भाग तो हमने दे दिया, फिर हमें करना है गुणा, तो ये रहा गुणा, करवा गुणा, आपको 25 + 12 × 3 कितने हो गए 36, असल के 3, 12 × 3 36 और 36 और 3 39 माइनस 5। फिर हम करते हैं एडिशन, जोड़ो, आपको इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 और 5 11, असल का 1, 9 और 1 10 और 2 12, असल का 1, ये हो गए 4, 421 में से घटाना किसे 5 को। अब लास्ट ऑप्शन घटा हुआ है तो घटा भी दो, 421 में से गए 5, पीछे कितने बचे 416, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होती है। ध्यान रखना, जहाँ छोटी से छोटी की बात आई तो वहाँ पे कौन आएगा, एलसीएम आएगा। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो जहाँ कहीं आपको लिखा होगा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या फिर आपको लिखा होगा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या के कमरे में बैठाने की व्यवस्था करने की जो न्यूनतम संख्या होगी, तो छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या जहाँ कहीं आपको दिखेगा वहाँ तो आपको ज्ञात करना होगा एलसीएम। और जहाँ कहीं आपको ऐसा दिखे कि बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अधिकतम, तब आपको क्या ज्ञात करना है, तब आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। आई बात समझ। यहाँ पे लिखा छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होती है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि एलसीएम निकाल दो, 1 से 10 तक का वही होगा जो इन सभी से विभाज्य होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब का निकाल दो एक साथ आप एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एक साथ गुणनखंड करते हैं, करो। सबसे पहले 2 का भाग, इसमें तो 1 में 2 के अंदर 1 बार, 3 का 3, 4 में 2 बार, 5 का 5, 6 में 3 बार, 7 का 7, 8 में 4 बार और 9 का 9 और 10 में 5 बार। और भी किसी एक अंक में भी जा रहा है 2 का भाग तो भी हमें देना है, 2 का भाग जा रहा है तो दिया 3 और 2 के अंदर 1 बार, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7, जिन अंकों में नहीं जा रहा है उन्हें एज इट इज उतारना है। 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार, 9 का 9, 5 का 5। अब देखो एक और जा रहा है इसके अंदर तो भी आपको 2 का भाग देना है, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा है तो अगली अबज संख्या जो हमारी 3 है तो 2 3 का भाग, 1 बार, 1 का 1, 5 का 5, 3 में 1 बार, 7 का 7, 1 का 1, 9 में 3 बार, 5 का 5। अब और जा रहा है 3 का भाग, 2 2 3 का भाग, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5, 1 का 1, 7 का 7, 1 का 1 और 3 का भाग, 3 में 1 बार और 5 का 5। अब किसी में नहीं जा रहा है तो अगली अबज संख्या जो हमारी 5 है तो 2 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग इसलिए 5 का दे दिया, 1 का 1, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1 और 5 में 1 बार।
फिर किसी में 5 का नहीं, तो अगले बचेंगे 7, और 7 हमें नजर आ रही, 7 में जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 और 1 और 1। भाग हमें कब तक देना है, जब तक यहाँ कौन ना मिल जाए, एक ही ना। वैसे आप कर सकते थे, ये 2 को 3 को लेने की जरूरत नहीं थी। आप 6 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, फिर 5 लेने की जरूरत नहीं रहती, 10 ले रहे हो, जिसमें 10 का जाएगा अल्टीमेट, उसमें 5 का तो जाएगा ही नहीं जाएगा, ऐसे हो। आप चाहते तो डायरेक्ट इनका भी एलसीएम निकाल सकते थे। अब आपने कहा हमें चाहिए कौन, एलसीएम। सही है, एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसके अंदर इन सभी का भाग जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते, इन सब का गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, और 26 गुणा 3 72, गुणा 5 गुणा 7 करवा दो गुणा, ये तो हो गए 10 असल के 1 35 और 1 36, गुणा करवाना 7 के साथ, आपका आपके 0 का 0, आसंग 42 असल के 4 21 और 4 हो गए 25, यानी कि जो एलसीएम आया वो हमारा कितना आया 2520। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या है वो कौन है, 2520 है। उससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर इन सभी का भाग जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगला हमारा आ रहा है, इस संख्या में 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। सबसे पहले 3 का स्थानीय मान, 3 को उठाओ, 3 के बाद जितने अंक है उतने लगा दो 0। आप कहोगे 3 के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, तो लगा दो आप 5 0, 3 0 4 और 5 0। फिर 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 के बाद जितने अंक है उतने 0, 1 अंक है तो 1 0। फिर 5 का स्थानीय मान क्या है 5, तो 5। इन सब का करवाना है गुणा, तब आप कहोगे सर सबसे पहले तो 5 0 गुणा 40 गुणा 5, इन सब का करवाना है गुणा। अब गुणा कैसे करवाना, मैंने आपको कहा 0 होना ज़्यादा, 0 को भूल जाओ। सबसे पहले 3 का गुणा 4 के साथ कितने हो गए 12, 12 गुणा 5 कितने हो गए 60। ये तो हमारा इन संख्याओं का गुणा हो गया। फिर जो पीछे 0 बचे ना उनको एज इट उतार दो, 3 और 2 5 0 और 1 6 0, 6 0 उतार दो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के बाद 1 2 60 वाला 0 और 6 7 0, 6 के बाद 7 0 इसी में लग रहा है, सबसे ज़्यादा यही है, तो इसी में हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। ऐसे इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अबज संख्या, वैसे आपको याद रखनी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी तो अबज संख्या है 97 और सबसे छोटी है 11। 97 में से गए 11, पीछे बचेंगे 86। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, 12 दर्जन पेनों का मूल्य, देखो 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना दिया है 720 रुपये दिया। तो 1 दर्जन का हमें याद करना है, तब आप कहोगे ये 12 है, इस तरफ भेजो भाग में, तो 720 बट्टा 12, तो 1 दर्जन का रुपये आगे कितना 72 के अंदर 12 का भाग है 6 बार और 0 का 0, तो 1 दर्जन का आ गया कितना मूल्य हमें 60 रुपये में प्राप्त हो गया, मूल्य 60 रुपये। ठीक है, अब हमें 1 दर्जन का नहीं पेनों का पूछा है, 1 दर्जन में कितनी पेनें होती है 12 पेन, इसका मतलब जो 12 पेनों का मूल्य है वो कितना है 60 रुपये। 1 पेन का ज्ञात करना है तो 12 को भेजना है 60 के भाग में, तो कितना आएगा 5 रुपये आएंगे, तो 1 पेन का मूल्य आ गया कितना 5 रुपये। अब हमें 25 पेनों का चाहिए, तो दोनों तरफ गुणा गुणा करा दो 25 से, जो 25 पेनें और उनका मूल्य हो जाए कितना 5 गुणा 25 रुपये, तो 5 गुणा 25 125 रुपये, तो 25 पेनों का मूल्य कितना आ जाएगा 125 रुपये। सी ऑप्शन हमारा राइट है। 5 छात्रों का औसत भार कितना है 40 केजी। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 है छोड़ दिया जाता है तो 6 बचे छात्रों का औसत भार होगा। 5 छात्र को भी मान लो ए बी सी डी और ई मान 5 है, ठीक है। अब दिया है कि ए बी सी डी ई 5 छात्र का औसत भार, और ये हमें प्रश्न में दिया है कितना दिया है 40 केजी है। अब इनका औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये तो कर दिया उनका योग, बट्टा राशियों की संख्या 5 है तो 5 बराबर 40, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और 5 उस तरफ जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 40 का 5 के साथ गुणा कितने हो गए 200 हो गए। ये हमारी बन गई समीकरण 1। अब प्रश्न में दिया है कि एक छात्र जिसका भार 50 केजी, कोई भी मान लो, माना ई है उसका भार 50 केजी है, माना है ना कि ई का ही है, जरूर नहीं हो डी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, हमने माना एक कोई भी माना, तब आपको सर ई का मान 50 है तो ई की जगह मैं रख दूँ 50, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, क्योंकि ये जो 200 है ना वो इन सभी का क्या है भारों का योग है, तो 50 बराबर 200, यानी आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 200 में से 50 गए, पीछे बचेंगे 150, ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। अब पूछा क्या शेष बचे छात्रों का औसत भार, शेष कौन कौन बचा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत भार,
अब आप कहोगे इनका औसत कैसे ज्ञात करते हैं, इनका योग बटा इनकी संख्या, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा इनकी संख्या कितनी है 4 है, तो बटा 4। अब आप कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी बटा डी कितने हैं 150, क्या मैंने सही किया, हाँ 150, और उसके अंदर भाग देना किसका 4 का, तो 2 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार गया, 12 पीछे कितने बचे 3, तो हो गए 30, 30 के अंदर 4 का भाग 7 बार गए 28, पीछे बचे 2, 2 के अंदर भाग जाएगा नहीं तो 10 हो गए 20, 20 के अंदर 4 का भाग 5 बार, तो ये हो गए 37.5 kg। जो पीछे 4 छात्र बचे उनका जो औसत भार होगा वो कितना होगा 37.5 kg। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य, और हमने पढ़ा था क्या होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला कि क्रय मूल्य, अब लाभ हो रहा है तो प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, और वो किसके बराबर होगा विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्रय मूल्य हमें पता नहीं तो हमने मान लिया x, कि क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है x माना हमने, तो रखो क्रय मूल्य का मान x प्लस x का कितना प्रतिशत है 10%, और विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ 330 रुपये। अब इसको हल करना आपको आता है, ये x का मतलब गुणा 10 का 10% का मतलब 1/100, सिंबल हटाना 1/100 से गुणा करवाना पड़ेगा, बराबर 330, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब आप कहोगे x प्लस ऊपर 1 गुणा x हो गया x बट्टा 10 बराबर 330। अब भिन्नों की जोड़ आपको करनी आती है, इनके एलसीएम 1 और 10 का 10, फिर x के साथ गुणा होगा 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 गुणा x हो गई 10x प्लस x का गुणा 10 का भाग 10 में एक बार, तो 1 गुणा x कितने हो गए x हो गए बराबर 330, 10x और 1x 11x बट्टा 10 बराबर 330। हमें चाहिए x का मान, तब आप कहोगे सर 330, 10 इस तरफ भाग में तो उस तरफ गए गुणों में, और 11 इस तरफ गुणों में तो उस तरफ गए तो भाग में, 11 का भाग 11 में 1 बार और 330 में 30 बार। अब आप कहोगे सर जो x है वो 30 गुणा 10 यानी कि x का मान कितना आ गया 300 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा डी ऑप्शन राइट है। आगे देखो, एक विद्यालय में श्रमदान के अंतर्गत 12 छात्र कितने 12, और सफाई में लगे घंटे कितने लगाते हो सफाई में 7 घंटे, उतना ही भाग 6 घंटों में करना है, तो छात्रों की संख्या पता नहीं x। अब छात्रों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, अब समय घट रहा है तो स्वाभाविक है छात्रों की संख्या बढ़ेगी, तो अब तब आप क्या करोगे भाई इसमें प्रतिलोमानुपातिक है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो प्रतिलोमानुपातिक में क्या होता है कि इनका तो सीधा अनुपात लेते हैं और इसका उल्टा लेते हैं, 7/6 की जगह 6/7 लेंगे, 6 के अंदर 6 का भाग 1 बार और 12 में 2 बार, यानी कि 2/x बराबर 1/7 करवा दो वज्र गुणा। अब आपको 7 गुणा 2 हो गए 14 और 1 गुणा x हो गए x, तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब देखो अल्टीमेटली सही भी है, 12 छात्र थे तो 7 घंटों में काम कर रहे थे, अब घंटों की संख्या घटी इसका मतलब छात्रों की संख्या बढ़ी होगी, तो अल्टीमेट बढ़ी है और छात्रों की संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। अब दिए गए चित्र में ओपी समांतर है किसके भाई आरएस के, ये ओपी है और ये आरएस दोनों समांतर है, ठीक है। कोण क्यू आर एस बराबर 140, तो कोण पी क्यू आर का मान पूछा है, इसका मान हमें पूछा है और ये प्रश्न में दिया है 140, ठीक है। क्या मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। अब ये इसके समांतर है तो ये भी इसकी क्या हो गई समांतर हो गई, यहाँ कोई बिंदु मान लेना आप टी, आप ऐसे यूँ कह लेना कि आर एस समांतर है किसके भाई ओपी के, तो आर एस समांतर होगी किसके ओटी के भी क्या होगी समांतर होगी, इसको आगे बढ़ाए एक समांतर रेखा को आगे ही तो बढ़ाए तो ये दोनों आपस में क्या होगी समांतर होगी। अब आप कहोगे ये रेखा इसके समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे कोण है संगत कोण ही तो है, संगत कोण भी क्या होंगे समान होंगे, ये 140 है तो ये भी कितना हुआ 140 हुआ। अब आप बताओ एक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 100 ये दिया है तो इसका मान कितना होगा 80 होगा। एक रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, 140 ये है तो इसका मान कितना रहा होगा 40 रहा होगा, तब इन दोनों की जोड़ आई वो 180 और इन दोनों की जोड़ आई 180। अब ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ कोई बिंदु मान लो और भी, जैसे आप मान लो U, तब आप कहोगे पी क्यू यू ये क्या है त्रिभुज है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि 40 + 80 + 40 प्लस कोण पी क्यू आर कितना आ गया 180 डिग्री। अब हमें चाहिए कोण पी क्यू आर, तो वो क्या होगा कि 180 में से घटाना है किसे, ये हो गई 120, तो पीछे बचा 60, यानी कि जो कोण पी क्यू आर होगा वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा, और कौन सा ऑप्शन राइट है बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो,
दो दशमलव संख्या का गुणन, जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। दाइनिज ब्लॉक, ये तो जोड़ बाकी के लिए, संख्या 60 भी जोड़ बाकी गुणा के लिए, गिनतारा अभ्यगस ये स्थानीय मान के लिए होता है, ये भी नहीं। और फिर कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ग्राह पेपर है, वो दशमलव संख्या के गुणन के लिए उपयोगी होता है। आगे देखो, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन 9 को प्रतिस्थापित करेगी। वैसे आपको मिलान चिन्ह बताना आते ही, 1 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 1 होता है ऐसे, और 2 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 2, 3 का मिलान चिन्ह 3, ये बारंबारता को दर्शाते हैं भाई, ये कितनी बार है। 4 का मिलान चिन्ह 4, 5 का मिलान चिन्ह क्या होता है, आप कहोगे सर 4 तो होंगे ही, और एक ऐसे 5। फिर 6 का मिलान चिन्ह आप कहोगे सर 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अगर आपको चाहिए 7 का मिलान चिन्ह तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आपको चाहिए 8 का मिलान चिन्ह तो क्या होगा, 1 2 3 4 और ये वाली 5 और 6 7 8। अगर आपको चाहिए 9 का मिलान चिन्ह तो 1 2 3 4 ये 5 और 6 7 8 9। अगर आपको चाहिए 10 का मिलान चिन्ह तो क्या होगा, 1 2 3 4 अब 5 1 फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो किसका पूछा है, 9 का पूछा है। तो देखो ये तो होगा नहीं, 2 7 7 3 के बाद ये ऐसा नहीं आता है, तो ये तो पहला ही हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या है, 5 और 5 10 और 11 का है, ये भी हमारा नहीं है। फिर 4 और 1 5 और 5 और 4 9, ये ऑप्शन हमारा राइट है, और ये 3 के बाद तो ऐसा नहीं आता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, ठीक है, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय का पाई 60 पर दर्शाने पर त्रिज्या खंड का केंद्रीय भाग कितना है, 60 डिग्री है, तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा। मतलब एक ऐसे हूँ 60,000 बनाया, उसने कहा और भी अलग अलग भागों में कहीं काम लिया कहीं काम लिया, उसने पता नहीं कितना काम लिया, लेकिन जो शिक्षा पर व्यय किया वो कितना किया, 60 डिग्री किया। ये उसका बता रहा है किस पर, शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर व्यय पाई 60 बनाया और 60 डिग्री का त्रिज्या खंड बनाया, और वो किस पर व्यय दर्शा रहा है, शिक्षा पर व्यय दर्शा रहा है। अब आप कहोगे सर 60 डिग्री है, किसका है, वर्त भाई एक बिंदु के 4 और बड़े कोणों का योग कितना, 360 का 60 डिग्री है, और वो है कौन, किसका, मेन संख्या कौन है, 24,000 का, वो हमारा आ जाएगा शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर व्यय। अगर आपको अन्य व्यय यहाँ कोई और मान लेता है, जैसे घरेलू खर्च या होता है यहाँ पे घरेलू खर्च, तो घरेलू खर्च याद करना होता है, यहाँ कोई प्रतिशत दे देते 45, तो घरेलू खर्च कैसे करते हैं आप याद, कि घरेलू खर्च बराबर 45, कौन 45 है, किसका, 360 का, और कुल राशि वो आपको यहाँ लिखनी होती थी। अब आप कहोगे सर 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट, 6 का भाग इसमें एक बार और 36 में 6 बार, यानी कि अब 24,000 है, उसके अंदर भाग देना है किसका, 6 का, तो आप दोगे तो 24 के अंदर 6 का भाग 4 बार और फिर पीछे 0 है उसको एज इट इज लगा दो, यानी कि कितने रुपए, 4,000 रुपये उसने क्या किए, शिक्षा पर व्यय किए, खर्च किए। अगला देखो गणित में स्लाइड, ये हमारा ये वो प्रश्न है जो 2022 के प्रश्न पत्र में पीछे हमारा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बंद हो गई थी, उसे हम इस क्लास में एक साथ ले रहे हैं। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भाजन के लिए, कोण एवं मापन के लिए तो होता है, पढ़ा होगा आपने, समझाया सही हूँ। आकृति को छोटा बड़ा करने के लिए जूम इन जूम आउट, उन्नीन कोण, ये तो एक त्रिकोणमिति का माप है। तो गुणन एवं भाजन के लिए किसका प्रयोग होता है, स्लाइड रूल का, उसके ऊपर ऐसे इसके लगी नीचे स्केल होती है, फिर उसके ऊपर ऐसे ही बना होता है, उसको हम आगे ऐसे घुमाते हैं तो गुणा एक साथ होता जाता है, और इस तरफ भाग और इस तरफ गुणा होता जाता है। तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग गुणन व भाजन के लिए होता है। आगे देखो कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल की जाती है। जैसे आपको कहीं कोई संख्या 10, तो गणित 10 एक अमूर्त है, और 10 लिखा आपने ऐसा संख्यांक लिखा 10 का, ये संख्यांक है। संख्या एक अमूर्त अवधारणा होती है, जबकि संख्या क्या होता है, मूर्त अवधारणा होती है। तो आपने अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की नहीं की, आपने इसको मूर्त बना दिया, यानी कि अमूर्त प्रत्यय की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र क्या है, सीमित है, सीमित नहीं है भाई, व्यापक है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। ये बात हमारी क्या है, गलत है, और हमें गलत है वही पूछी है। गणित सार्वभौमिकी है, यहाँ भी 2 + 2 4 होते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, कहाँ भी जाओगे आप, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो 2 + 2 कितने होंगे, 4 ही होंगे, और 2 × 2 4 होते हैं, 3 × सारे जो गणित के जितने भी पढ़ते हैं वो सब क्या है, सार्वभौमिक है, सभी जगह पे यूनिवर्सल ट्रूथ है कहने का मतलब। और संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, बिल्कुल संख्या तो गणित का आधार है ही, संख्या के बिना गणित है ही क्या। और शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है,
करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। या आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005, जहाँ आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया होगा, वहाँ बताया होगा कि करिकुलम शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द होता है और उसका हिंदी में अर्थ होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे देखो, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सारणी बनाना, चित्र बनाना, ये सारे के सारे कौन से उद्देश्य के होते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के होते हैं। अनुप्रयोग मतलब उसे अप्लाई करना, बोध आपको जानकारी होना, और ज्ञान आप बता सकते हो उसे। तो ये तो उसके नहीं होंगे। ज्ञान में मतलब परिभाषित करना, पहचाना, ऐसे आपने पढ़ा होगा वो वहाँ पे। एनसीईआरटी ने भी वर्गीकृत किया है छह भागों में, और बीएस ब्लूम ने भी वर्गीकृत किया है आपने उस संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के अंदर। तो संज्ञानात्मक पक्ष में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, ऐसे ही हो। और 10,20,305 का सही आंकिक रूप है। 10 लाख यानी कि 10 लाख का है तो कितने कितने जीरो पीछे? 5 जीरो, ये लगवा दो आप 5 जीरो। फिर 20,000 यानी कि कितने जीरो? 3 जीरो, और 20 है तो ये 20,000। 305 यानी कि 300, तो ये हो गए 300, 5 का 5 आंकिक रूप जो चाहिए इन सबको जोड़ दो। 5 का 5, 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0, 2 को 2, 0 का 0 और 1 का 1, 1 0 2 0 3 0 5 यानी कि 1 0 2 0 3 0 5। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ए ऑप्शन राइट है। 2, 5 और 7, 8 का उपयोग करते हुए बड़ी वो नहीं है ना, वह सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बड़ी संख्या मतलब बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। ये तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी तो छोटा अंक आगे रखो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हमारी हो गई सबसे छोटी। इनका निकाला अंतर मतलब इनका करना घटाव। 2 में से 8 जाएंगे नहीं, इससे उदाली ये हो गए 4 और ये हो गए 12। उदाली अंक इधर आपको पता घटाव करना आता है, ये हो गए 12, 12 में से गए 8, पीछे बचे 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, इससे उतार ये हो गए 6 और ये हो गए 14 में से 7 गए, पीछे बचे 7, 6 में से 5 गए, पीछे बचा 1, 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6। यानी कि जो हमारा अंतर आया है वो आया है 6,174। अब देखना है किससे विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित है किस? एक अंक 4 है, और हमें पता है जिन संख्याओं के अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उनमें 2 का भाग पूरा जाता है, तो 2 से तो विभाज्य होगा। फिर 3 के लिए अंकों को जोड़ते हैं तो 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। फिर 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिनका एक ही अंक क्या होता है? 0 और 5 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? जिससे विभाजन नहीं होगी, और जिसके अंदर 3 का जाता है 9 का, तो उसके अंदर जाएगा। अंकों को जोड़ दो आप, और अंकों के जोड़ में 18 जोड़ आ रहा है। अब 18 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? देखो यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या है? 5, उसके बाद कितने अंक है उतने जीरो लगा दो। 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। यहाँ 5 के बाद 2 अंक तो 5 के बाद 2 जीरो, 5 के बाद 1 अंक तो 5 के बाद 1 जीरो, और 5 के बाद 2 अंक तो 5 के बाद 2 जीरो। यानी यहाँ 5 का स्थानीय मान 50 है, तो वही बताना है जहाँ 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है वहाँ 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम, घटता क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उच्च छोटी संख्या, ऐसे ही आपको लिखना है। तब आप कहोगे सबसे पहले तो ये भिन्न है, यही सब में इनको लो। सबसे पहले आपके पास में 1/2, फिर 2/5, फिर उसके बाद हमारे कौन सी 3/4 और फिर 2/3। अब ये भिन्न है हमारे पास। 1 मिनट भाई, है ना। चलो आवाज आ रही? हाँ, तो ये हमारी भिन्न है और इनको अवरोही क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। और अब मैंने आपको कहा था जांच करने के आपके पास में तीन विधियां, दशमलव विधि, एलसीएम विधि और क्रॉस गुणन विधि। और मेरी फेवरेट और सबसे आसान है वो हमारी कौन सी है? दशमलव विधि। एक के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा तो लगा दिए दशमलव, तो क्या 10 के अंदर 2 का भाग 5 बार, कॉमा 2 के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा तो लगाया दशमलव, तो हो गए 20 के अंदर 5 का भाग 4 बार। 3 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, लगाया दशमलव, तो हो गए 30 के अंदर 4 का भाग 7 बार 28, पीछे बचे 2। अब दशमलव लगाया, जीरो आप उतार सकते हो, 2 का हो जाएगा 20। अब 20 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब 2 के अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं तो लगाया दशमलव, तो हो गए 20 के अंदर 3 का भाग 6 बार 18, पीछे बचा 2। अब 2 मतलब दशमलव लगाया तो 1 जीरो उतार सकते 20, और 20 के अंदर 3 का भाग 6 बार, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या आप इसके पीछे जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप दशमलव को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, संख्या को देखो, ये है 50, ये है 40, ये है 75 और ये 66। अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी कौन है?
3/4। फिर उससे छोटी कौन है, 66 वाली, 2/3। फिर उससे छोटी 1/2। फिर उससे छोटी कौन सी हमारी 1/2 हो गई, और 1/2 से छोटी 2/5। तो बताओ 3 2 1 2, 3 2 1 2, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। 3 2 1 2, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखो 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, पढ़ाया हुआ है। हमने कहा 1 से 10 के बीच कितनी आती है, 4 आती है। फिर 1 से 20 के बीच कितनी आती है, 8। 1 से 30 तक कितनी आती है, 10। फिर हमने पढ़ा 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21। फिर 1 से 100 तक पढ़ा हमने, कितनी आती है, 25 आती है। तो 30 तक पूछा है तो कितनी आती है, 10 आती है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। वैसे आपको पता है संख्याओं के बारे में, टोटल संख्या कितनी होती है, 100 होती है। एक बार 100 तक देखो। तो इन संख्याओं में 75 संख्या तो हमारी होती है भाज्य संख्या, 74 संख्या, सॉरी 75 नहीं होती है ना, 74 संख्या तो होती है हमारी भाज्य संख्या है। 25 संख्याएं होती है हमारी अभाज्य संख्या है। और एक संख्या होती है जो ना तो भाज्य होती है, नहीं अभाज्य होती है, और वो एक होता है एक, जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, आगे देखो निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो उसके लिए आपको क्या करना, दशमलव बदलो इसको। 7 के अंदर 3 का भाग 2 बार गया, पीछे बचा 1, 1 में भाग जाएगा नहीं तो लगा दशमलव। 10, 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार गया तो 2.3। आगे देखो 25 में देना है 7 का भाग, और भी दे दो 3, फिर और 3 बार जाएगा। 25 के अंदर 7 का भाग आप कहोगे कितनी बार गया, 3 बार गया, 21। अब 21 गए, पीछे बचे 4, 4 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं तो लगे दशमलव हो गए 40। 40 के अंदर 7 का भाग गया 5 बार, फिर पीछे बचे 5 यानी 50, 50 के अंदर 7 का भाग गया 7 बार। आगे देखो 35 के अंदर 9 का भाग गया 3 बार गया, 27, पीछे बचे 8 हो गए, दशमलव लगे तो हो गए 80। 80 के अंदर 9 का भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा। तो पीछे बचे 80 में से 72, पीछे बचे 8। अब दशमलव लग गया तो 8 के हो गया 80, फिर और जाएगा 8 बार। और 19 में देना है 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 9 बार गया, पीछे बचा 1, 1 के अंदर भाग जाएगा नहीं, लगे दशमलव तो हो गए 10, 10 के अंदर 2 का भाग 5 बार। तो हमें पूछा सबसे बड़ा अनुपात, देखो 2 2 3 9 सबसे बड़ा है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। तो इस प्रकार से हमने है ना रीट लेवल 1 का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। उसके अंदर हमने जो कंटेंट है, थ्योरी वाले जो जितना भी इनकी परिभाषा है, क्या है कैसे नहीं है, एकदम 0 लेवल से पढ़ा है हमने। और आज तक के प्रश्न पत्र भी हल कर लिए, 2011, 13, 15, 17, 21, 22 सारे के सारे हमने टोटल 6 प्रश्न पत्र हल कर दिए। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।